जय हिंद भाइयों बहनों। आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथमेटिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि यूपी टेट स्पेशल। हालांकि अदर इस एग्जामों में भी पूछे गए हैं, लेकिन मेन टारगेट जो है आज का, वो यूपी टेट के लिए है। ठीक है, तो मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनके साथ कुछ बेसिक नॉलेज भी दूंगा और शॉर्ट ट्रिक भी, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आप अपने साथ के सभी लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर लें और करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। जय हिंद सभी भाई बहन। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 3 अंकों की। सबसे पहले थोड़ा सा जल्दी से बताते हैं, आवाज संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, एक तो वो स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी, है ना। ये होगी आवाज संख्या, जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक, तो ऐसा नंबर इसमें से देखना है जो कि खुद से कटना है और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बतानी है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो देखो, इसका जो आंसर है वो है, मान लो इसका आंसर आ रहा है 997। कितना आ रहा? 997। ठीक है। अच्छा, इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी और है जो हम आपको साझा करते हैं। जैसे कि पहली जानकारी क्या है, क्वेश्चन पूछ देता है 1 से लेकर 100 तक कितनी आवाज संख्या है, तो आंसर क्या होगा आपका? 20। क्वेश्चन आएगा 1 से लेकर 50 तक कितनी है, तो आप कहेंगे 15। ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक कितनी है? 15। आप यहाँ से याद रखेंगे, किसी भाई को दिक्कत नहीं, है ना। 1 से लेकर 200 तक कितनी है, तो आप कहेंगे 46। 1 से लेकर 200 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप कहेंगे 46 होती हैं। और जैसे कि 1 से लेके 500 तक, 1 से लेके 500 तक और 1 से लेके 1000 तक, ये आप याद रखेंगे तो ज्यादा रहेगा, है ना। तो ये आपको एकदम याद रहनी चाहिए। तो 500 तक कितनी होती भाई? 95। और 1000 तक 168। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ से समझने में? तो जैसे कि अगला क्वेश्चन मान लो यहाँ से क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्या, कि मान लो अभी मैंने 3 अंकों में पूछी, अगर मैं आपसे बात करता, ठीक है, इधर छोटी संख्या, क्वेश्चन मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं बता रहा, आप सोचो मैं टाइम ले रहा, मैं आपको एक साथ यहाँ पे कई क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचेंगे एक क्वेश्चन बता दिया इतना टाइम ले रहे हैं, आपसे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा आप क्वेश्चन करने। ठीक है, तो जैसे कि अब देखते हैं क्या, मैं आपसे कहूँ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जो आवाज जो, तो आप कहेंगे क्या? 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 97। इसी प्रकार आपका क्या आएगा, 3 अंकों की, कितने का आएगा? 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी क्या है? 101। और सबसे बड़ी क्या है? ठीक है, 997, यानी 997। कितना है? 997। अच्छा, 4 अंकों की, यहाँ से कमेंट करें, 4 अंकों की कितनी है? 4 अंकों की बताएंगे, तो 4 अंकों की आएगी 1009। ठीक है, 4 अंकों की कितनी आएगी? 4 अंकों की आएगी 1009। ठीक, और यहाँ से 4 अंकों की कमेंट करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 99। तो किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है यहाँ से। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप बता सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने आपको इतनी जानकारी यहाँ से दी, मैंने बताया आप आवाज संख्या क्या होती है। ठीक है, आवाज संख्या, ये चार्ट बनाया, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, 1 से 200 तक 46, 1 से लेके 500 तक कितनी होती है आपकी? 500 तक 95। और 1 से लेकर 1000 तक 168। उसके बाद मैंने बताया 2 अंकों की छोटी छोटी आवाज संख्या 11, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी 97, 3 अंकों की छोटी छोटी 101, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 997, 4 अंकों की छोटी छोटी 100, वो सॉरी 1009, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 9973। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये कह रहा है सबसे छोटी 3 अंकीय आवाज संख्या और सबसे बड़ी। देखो जो चार्ट यहाँ बनाया,
उसी से क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसे ही उम्मीद है आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। तो यहाँ 3 अंकों इनको जोड़ना है, तो देखो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। तो 8 कहाँ लिखा है आपका? तो देखो यहाँ पे मैंने जो प्रयोग किया है किसका किया, यूनिट डिजिट का, किसका प्रयोग कर लिया यहाँ पे। तो देखो एग्जाम में आप क्वेश्चन करते समय ये भी चीज याद रखेंगे, जरूरी नहीं हम प्रॉपर पूरा नंबर को ऐड करें। अगर हम देखते हैं सवाल में इकाई का अंक अलग अलग दिया है तो हम यूनिट डिजिट से उसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम का तरीका रहेगा, ठीक। और भाई कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें हाथ से समझने में, और उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो आवाज़ सही आएगी, थोड़ा माइक दिक्कत कर रहा था तो मैंने बड्स लगा लिए हैं, तो अब आवाज़ सही आएगी, है ना। थोड़ा पता नहीं माइक में क्या समस्या हुई है। और देखते हैं यहाँ से क्या है। पहला, कौन सा दशमलव असमाप्त अनावर्ती होगा। तो असमाप्त अनावर्ती का मतलब क्या होता है भाई, इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो रूट में हो। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो आपकी रूट में होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो रूट 7, रूट 5 रूट में हो, और मतलब कि वो किसी का वर्ग ना हो, किसी का क्यू ना हो, मतलब वो रूट सॉल्व ना हो, है ना। आपको समझ में आ गई मेरी बात। अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, जो कर्डी के बीच में हो और हल ना हो सके जिसका, ठीक है। जैसे रूट 7 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होगा क्या, असमाप्त अनावर्ती। समझ में आ गई बात। क्योंकि देखो परमेय क्या होता है, जिसे हम भिन्न में लिख सके। देखो इसको लिख लेंगे 125/1000, इसको दशमलव खत्म करके लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव 6 पे बार, और दशमलव 6 पे बार क्या होता है, 6/9, ठीक है, 6/9। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कायदे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक चीज़ यहाँ से दिमाग में क्या रखेंगे, असमाप्त अनावर्ती जो होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और आवर्ती जो होती है वो परिमेय संख्या, ठीक है। आवर्ती का मतलब रिपीटेशन हुई, ये क्या है, असमाप्त, ये समाप्त तो नहीं हो रही है ना। यहाँ पे देखो 0.666, जैसे ये एग्जाम्पल में मैं नीचे कट तो नहीं रहा होगा, 0.6666 डॉट 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 लगा लूँ, ये भी समाप्त नहीं हो रही है, लेकिन ठीक है। लेकिन क्या है, ये एक ही नंबर को आवर्ती कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब कोई भी एक अंक बार बार रिपीट करे तो उसे बोलते हैं आवर्ती। अनावर्ती का मतलब वो आ तो रहा है, वो नंबर नहीं आ रहा है, कोई और 3 आया, 5 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया, 2 आया, ऐसे करके नंबर तो आ रहे हैं, ठीक है, पर नंबर चेंज होके आ रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आया होगा यहाँ से। तो अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया, क्या दिया गया, परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया परमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, जिसका रूट सॉल्व हो जाए। तो रूट सॉल्व, इसका रूट सॉल्व करेंगे तो ये 7 आएगा, ये आएगा 8, ये तो ऑलरेडी रूट सॉल्व है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट 24। 24 क्यों होगा, तो इसे देखो क्या लिखेंगे, 6/4 लिखेंगे। 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2, तो इसका मान कितना आएगा, 2√3। तो देखो √3 को आप सरल नहीं कर सकते हैं, √3 को आप सरल कर लेंगे, नहीं हो पाएगा ना √3 सरल। तो √3 जब सरल नहीं हो पाएगा तो ये कैसी संख्या में चलेगा, अपरिमेय संख्या में चला गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात एकदम कायदे से समझ में आ गई। देखो भाई वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन छांट के मैं आपके लिए बोर्ड पे लिख कर आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आप भी मेरे के कुछ मेहनत का रिस्पॉन्स करें, ठीक है। तो चलते हैं अगला। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्या है, 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ठीक है। तो जैसे कि ऑप्शन दिया पूर्णांक, ठीक है, असमाप्त, असमाप्त अनावर्ती, ठीक है, और ये
मतलब शांत, शांत दशमलव प्रसार। देखो शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, जिस कोई अंश है, क्या है, कोई अंश है और अंश के बटे में यानी हर। तो हर की विशेषता मैं बताऊं क्या क्या होगी। हर आपका 2 की पावर m हो, या फिर क्या हो 5 की पावर m हो, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m हो। तो आपका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, यहाँ से बताओ कोई दिक्कत हो आपको पॉइंट समझने में तो आप एक बार कमेंट करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। तो ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कोई दिक्कत इसके बारे में समझ में आ गया। हमसे पूछा 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो पहले 1/7 को अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो सॉल्व करने पर क्या आएगा भाई, 1 में भाग देना है 7 से। तो अगर भाग नहीं जाएगा क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 तो 7 1 कम, ये दशमलव 7 1 कम 7, क्या बच गया 3, फिर 7, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे 7 चको 28, फिर आएगा 2, फिर 0, फिर 7 दूनी 14। ठीक है, तो क्या आ रहा 6, फिर 0। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा अब 8 56। इसी प्रकार ये देखो चलता जा रहा है, तो ये 1 4 2 8 ऐसे करके जा रहा है। तो आप बताएंगे ये किस कैटेगरी में आ रहा है, किस में आएगा बताओ। ये असमाप्त अनावर्ती है, ये आवर्ती, यहाँ लिख नहीं पाया मैंने, यहाँ क्या लिख लेंगे आवर्ती। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे भैया। ठीक है, सभी भाई बहन कमेंट करें किस में आएगा, अभी हम समझा चुके। तो जैसे कि आप लोग यहाँ से सोच रहे होंगे कि दशमलव के बाद संख्या ये देखो अलग अलग रिपीट हो रही है ना, तो आप क्या कहोगे अनावर्ती, क्या कहोगे यहाँ से अनावर्ती, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने अभी यहाँ तक सॉल्व किया। मैं एक बार कैमरा में देख लूँ, ये दिख रहा है भाई, ये दिख नहीं रहा है तो थोड़ा मैं इसको ऊपर बिगाड़ के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मेरे को इतना अंदाज नहीं है कैमरा में कहाँ तक रेंज है बोर्ड की, है ना। तो जस्ट सेकेंड आपका लेंगे हम। क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझना चाहिए कायदे से, किसी भी स्थिति में छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो समझते हैं। 1 को 7 को 1 से भाग देना है, तो देखो भाग नहीं जाएगा, दशमलव रखेंगे और 0 बढ़ा लेंगे, 7 1 कम 7, यहाँ आ गया 3, फिर 0, तो ये 7 चको 28, अब आया 2, फिर 0 बढ़ाएंगे 7 दूनी 14, फिर यहाँ से आएगा 6, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ आएगा 8 बार जाएगा 7 8 56, अब ये 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 7 पना 35। ठीक है, अब यहाँ आएगा 5। अब मैं यहाँ साइड में कर लेना, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो ये यहाँ 5 बचा, 5 यहाँ लिख तो 50। तो अभी मेरा आंसर देखो कहाँ तक आ गया, 1 4 2 8 5। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा 7 49, फिर आया 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर करेंगे 7 1 का 7, फिर आएगा 3, फिर 0, फिर 7 छको 28, फिर 2, फिर 0, फिर 7 दिया 21, 7 दूनी 14, फिर 6। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ तक देखो, ये 1.14285, फिर 1 4 2, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी ये रिपीट हो रहा। और रिपीट होने को क्या कहते हैं, आवर्ती। क्या कहते हैं, आवर्ती। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, असमाप्त आवर्ती। ये असमाप्त का मतलब क्या है, मतलब ये अशांत है, अशांत है। अशांत होने का मतलब ये शांत चलता रहेगा लेकिन रिपीट होगा।
चलेगा पर रिपीट होगा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गई होगी, जो कि पेपर में आप गलत लगा देते। कैसे आप इतना देखते तो आपका क्या है, आप ये सोचते कि भाई यहाँ भाग अलग अलग जा रहा है, तो आप क्या कर देते अनावर्ती, जबकि वो आगे चल के 5 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, ठीक है। और शांत का याद रखेंगे क्या, हर आपका 2 की पावर m 5 की पावर m और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m होना चाहिए। अगर कोई भिन्नक शांत है तो वो इसी फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है √5 इंटू √5 डॉट 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 125 की पावर बाई -1। तो बाई का मान चाहिए हमें, किसका मान चाहिए यहाँ पे, यानी बाई क्वेश्चन मार्क, है ना, बाई की वैल्यू चाहिए। तो देखो भाई समझते हैं यहाँ से क्या है। तो ये घातांकगणित का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अपडेट तरीके से बना दिया इसको, ठीक है। तो अगर हम आपसे केवल इसका मान पूछे, सपोज आपसे सवाल यही पूछा जाता है, तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आएगा आपका 5, ठीक है। अंडर रूट में अगर जो वैल्यू लिखी है, अंडर रूट में आपका जो मान लिखा है वो डॉट 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 लगा है, उसका आंसर यही हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इनटू हो अंडर रूट में रिपीट हो रही संख्या वही, ठीक है, तो उसका मान आएगा 5। अच्छा ये क्या लिखा है, 5 की पावर 3 लिखा है, क्या लिखा है, और बाई -1, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या घात के ऊपर घात होती है तो क्या होती है भाई, गुणा हो जाता है, तो गुणा हो जाएगा 3/-3। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे घात कितनी है, 1। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, घातांकगणित का एक कॉन्सेप्ट होता है, जब किसी एक सब मतलब नंबर लिखे हैं जिनके आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो, तो घात की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। ये संख्या लिखी है, इनके आधार देखो, यहाँ आधार क्या है 5, यहाँ भी 5, तो इनके घातों की तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो घातों की तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/-3 = 1, तो -3 उधर जाएगा, तो 3 और -3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 ये +4 यानी बाई = 4/3। तो जो अपना आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4/3। बहुत ही आराम से मैंने बताया है, कोई जल्दबाजी नहीं की है। 2 सवाल के कॉन्सेप्ट लगे यहाँ पे, कायदे से तो 3 लगे हैं, क्या कि ये लिखा हो, ठीक है, इनटू में कोई संख्या रूट में रिपीटेशन में चल रही है, उसका आंसर जो संख्या है वही होता है। दूसरा, घात के ऊपर घात गुणा, घात के ऊपर घात गुणा होता है। तीसरा ये था कि आधार समान है तो घातों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। आधार समान होने पर क्या कर लेंगे, घातों की तुलना, ठीक। अगला क्वेश्चन है 7वां अपना, ये संख्या दी गई है, इनके गुणनफल का इकाई का अंक पूछा गया, क्या पूछा गया, इनके गुणनफल का इकाई का अंक पूछा गया है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं संख्या बहुत बड़ी बड़ी लिखी है, तो इनका क्या है, हमें प्रॉपर गुणा नहीं करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका यूनिट डिजिट का करना है ना, तो ये 4 है, ये 8 है, ये 3 है ना। तो 4 × 8 × 3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये भाई 8 आगे पीछे हो गया, टेंशन मत लेना। तो ये 4 × 3 कितना होता है, 12 का 2 × 8, ठीक है। तो ये आएगा कितना, 6, ठीक है। तो यहाँ एक ऑप्शन बना लो 6, जो कि आपका हो जाएगा आंसर। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर भाई देखो, 8 जगह 32, 3 दूनी 6, डिजिट क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि दिया है कथन पे आधारित है, क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। कथन सही नहीं है तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है निम्न में से। तो जैसे कि दिया गया है कौन सा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या है।
तो चलिए भाई कमेंट करिए, देखते हैं आपको कितना बेसिक है डेफिनेशन, जितनी नंबर सिस्टम की डेफिनेशन परिभाषाएं है। अगर किसी भाई को ये कमज़ोर है तो मैंने एक क्लास डाल रखी है यूपी टेट मैराथन के नाम से, जहाँ पे ये सारी जितनी भी ये शब्द जो प्रयोग कर रहा ना मैं, वहाँ पे यही मैंने डिस्कस किया सारा, एक एक पॉइंट बना के वो 50 क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी वीडियो के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा या नीचे ऐड कर दूंगा लिंक को, ठीक है। तो चलते हैं भाई, इसकी पूरी कायदे से एक एक क्या क्वेश्चन बन सकता, मैं एक ही क्वेश्चन नहीं, इससे बनने वाले 4-5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। थोड़ा सब्र रख के और मतलब देखते हैं फिर इसको, ठीक है। मार्कर मैं ले लूँ, देखो समझते हैं। सबसे पहले कौन आता है? प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है ना, ये इसका सर्कल हो गया। प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो कौन बन जाती है? पूर्ण संख्या। मैं एक एक बात बोलता जा रहा, आप सुनते रहेंगे। मैंने क्या कहा है? प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या शामिल कर ली जाए, पूर्णांक संख्या, ठीक है। और ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है परिमेय संख्या। इन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो आप सोचेंगे अपरिमेय, तो अपरिमेय का घर है अलग, ये रहा अपरिमेय का घर, अपरिमेय, ठीक है। अब जैसे कि आप सोचोगे भाई वास्तविक कहाँ चला गया, तो एक सर्कल बनेगा ऐसे और ये सब आएंगे वास्तविक के अंतर्गत। किसके? वास्तविक संख्या। अभी मैं हट रहा हूं तब आपको कायदे से समझाता हूं। मैं जो बात बोलता गया वो आप सुन रहे थे, मुझे उम्मीद है। अब मैं देखो एक बार फिर समझाता हूँ। प्राकृत संख्या यानी कि जो गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। इस प्राकृतिक संख्या के समूह को 0 को शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्या, ठीक है। जैसे मैं अगर एक बार लिखता चलूँ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें क्या है? पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, पूर्णांक में क्या है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। समझ गए बात को? और ये सब क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय वो साइड में, क्यों? परिमेय और अपरिमेय के बीच कोई संबंध नहीं है ना। परिमेय जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा सकती। नहीं, भिन्न के रूप में तो लिख सकते हैं पर वो रूट वैल्यू रहेगी, ठीक है। रूट को हम मतलब लिख सकते हैं, उसका रूट सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये सब क्या आती हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनाता है। अब एक क्वेश्चन को यहाँ से करते हैं। क्या है? बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक माने सभी। देखो प्रत्येक शब्द का मतलब क्या होता है? सभी, है ना। और मैं एक हिंट दूंगा आपको, ठीक है। सभी, आप ये वेन डायग्राम जो ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप एक बात याद रखेंगे, सभी की कंडीशन कौन सी सही होगी? जो आप अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी वाले सारे कथन सही होंगे। अंदर से बाहर जाने का मतलब आप समझे क्या? ये लिखा प्राकृतिक संख्या और क्या कह रहा? वास्तविक। तो बाहर कौन है? वास्तविक। देखो प्राकृतिक अंदर है, वास्तविक बाहर है, तो ये बात सही है। क्या है? सही। सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है। जैसे कि मैं कहूँ घर, और घर के अंदर क्या है? कमरा, है ना। अब ये कहूँ घर, कमरा के अंदर घर, ये पॉसिबल है? नहीं है ना। तो इसीलिए आप ध्यान क्या रखेंगे, अंदर से बाहर जाते हुए सभी की कंडीशन सही होती है। क्यों? क्योंकि कमरा घर के अंदर होता है ना कि घर के बाहर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको थोड़ा ध्यान रहेगा।
और जैसे अभी मैं कह दूं सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ बिल्कुल है। सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ बिल्कुल है। सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या, हाँ बिल्कुल है। सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ बिल्कुल है। ये क्या है, अंदर से बाहर जा रहा, सभी कंडीशन सही है, ठीक है। तो ये बात सही है, जबकि पूछ क्या रहा, नहीं, बोला सही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ है, अंदर, और पूर्ण संख्या कहाँ है, बाहर। तो पहले किसे बोला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो देखो बाहर से, अंदर से बाहर जा रहा, अंदर से बाहर जा रहा, तो ये भी बात सही है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर बैठी हुई है, ठीक है, क्लियर। अगला है प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ठीक है, परमेय संख्या है। देखो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक अंदर है, परमेय बाहर है, तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो अब देखो ये तीनों सही हो गए, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि ये गलत होगा। अब गलत होगा तो हम देखो समझाते भी हैं आपको गलत क्यों, ऐसा नहीं हम ऐसे ही करा देंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या, देखो प्रत्येक मतलब सभी वास्तविक संख्या, सभी शब्द किसके साथ लगा, वास्तविक, और परमेय, तो देखो बाहर से अंदर, बाहर से अंदर जा रहा है, तो गलत। उम्मीद करता हूँ आपको 100% ये बात अब समझ में आ गई होगी। अब आप कभी भी गलत नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। ये वेन डायग्राम आप याद रखेंगे तरीके से, सही तरीके से, आपको कभी भी ये थ्योरिकल क्वेश्चन आएगा और आप हमेशा सही करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी डॉग, क्योंकि ये बात गलत है और यही पूछी गई गलत कौन सी है ना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, मैं पहले चित्र को साफ कर लूँ क्योंकि यहाँ भी मेरे को समझाना ही है ना। तो इसको हटा देता हूँ मैं, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार कैमरे में देख लूँ कोई कटा तो नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को यही दिक्कत बहुत हो जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कायदे से कैमरे में मैंने देख लिया, सारा चल रहा है सिस्टम। अभी थोड़ी संसाधन की कमी है, आप लोग सपोर्ट करें, उम्मीद करते हैं धीरे धीरे चीज़ों को जोड़ लेंगे और बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट दिया जाएगा, ठीक। तो अब देखते हैं भाइयों बहनों, यहाँ से कथन है कौन सा सही नहीं है। देखो ये पेपर में गलत कराने के लिए बात दे देता है, क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि ये देखते ये सही है और लगा देते हैं, फिर देखते अरे नहीं पूछा था। अच्छा ये कुछ कौन से, मैं देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपसे एक क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, आप हो सकता कुछ बच्चे कमेंट करें इतना बड़ा वीडियो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे ही पूछे हैं, लेकिन आप ये चीज सोचो इससे रिलेटेड, जैसे अभी ये मैंने वेन डायग्राम कराया है, इससे जो 6-7 क्वेश्चन बनेंगे ना, एक ही क्वेश्चन से 6-7 क्वेश्चन की थ्योरी करा दी मैंने, है ना। तो आपको इस चीज को समझना है, एग्जाम का समय मैं भी समझ रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर बनेगा तो वो आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने क्वेश्चन करा दिए 50 और पता चला कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया एग्जामिनर में और क्वेश्चन बना नहीं आपसे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कितना भी घुमाए सारी बातें आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि देखो पूर्णांक, अच्छा अब मेरे को भाई लोग, अभी हमने आपको समझाया था पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 +1 +2 +3, है ना। वैसे ही -1 -2 -3 यही तो होती है। तो बोल रहे पूर्णांक प्लस पूर्णांक, पूर्णांक होता है। तो आप एक चीज देखो, मैंने कहा प्लस का 2 ले लो और माइनस का 3 ले लो, रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1। तो -1 कैसी है, पूर्णांक संख्या है। अब आपका मैंने 5 ले लिया, 8 ले लिया, तो 5 और 8 13, 5 और 8 13 क्या है भाई, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि सभी
अभी देखो वेन डायग्राम सब है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो हम 13 प्राकृतिक भी है, 13 पूर्ण संख्या भी है और 13 पूर्णांक संख्या भी है। तो ऐसा नहीं सोचेंगे ये प्राकृतिक है तो पूर्णांक नहीं है ना, क्योंकि सभी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ये बात सही है। तो यहाँ से कोई भी रिजल्ट लेने पर ये बात हो रही है सही, लेकिन हमें चाहिए गलत वाला, तो ये आंसर नहीं हुआ, ये बात सही है बस, है ना। तो अब देखते परमे प्लस परमे, परमे प्लस परमे, परमे रिजल्ट होता है। तो परमे संख्या क्या होती है, मैंने क्या कहा था, सभी प्राकृतिक संख्या परमे होती हैं, सभी पूर्ण संख्या परमे होती हैं, ठीक है, सभी पूर्णांक संख्या परमे होती हैं। तो इस चीज़ से सिद्ध करते हैं क्या परमे संख्या होती है। तो आपका देखो प्रयास समझो, जैसे मैंने ले लिया, मैंने कहा पूर्णांक संख्या 1 -5 है, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या 2 ले लिया, ये रिजल्ट क्या है -3, -3/1 लिख सकते हैं इसको। ये परमे संख्या है, बिल्कुल है। आपने कहा -0 ले लिया और 0 में से -2 घटाया, रिजल्ट आया कितना, -2, -2 परमे संख्या है, हाँ बिल्कुल है। तो इस हिसाब से आप कोई भी रिजल्ट ऐसे सोचेंगे तो ये परमे संख्या ही निकलेगा। दो परमे संख्याओं का योग हमेशा परमे संख्या ही होता है। क्या, दो परमे संख्याओं का योग हमेशा परमे संख्या ही होता है। इस बात से आप सहमत हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक प्लस प्राकृत बराबर प्राकृत, तो इस चीज को समझते हैं। इसको हटाता हूं मैं, तो देखते हैं भाई, प्राकृतिक संख्या जैसे मान लो 2 और 3 को जोड़ा तो ये 5 मिला, तो ये प्राकृतिक रिजल्ट मिला, कोई दिक्कत यहाँ से, ठीक है। मान लो 8 + 7 ये 15, तो ये भी प्राकृतिक, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ से आंसर, भाई ये बात होगी फिर गलत, तो फिर ये होगा मेरा आंसर, क्या होगा, आंसर। अब ये आंसर तो आ गया भाई, मैं आपके 20 सेकंड खराब करूंगा भाई। कमेंट करिए किस किस भाई को ये मुझे बता दे, ये किस संख्याओं के द्वारा ये सिद्ध कर देगा ये अपरमे, ये परमे प्लस परमे, सॉरी अपरमे प्लस अपरमे, अपरमे नहीं होगा। एक बार जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं, जल्दी से भाई, मैं भी देखता हूं आप कितना सोच पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बात यही है, आपके सोच पे है। क्योंकि एग्जामिनर देखो, मैं ये कथन लेके आया, वो पता नहीं क्या सवाल बना दे, और सवाल जब कुछ और बना देगा तो आपको तरीके आने चाहिए। जब तरीके आएंगे आपको, तो आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं आप बताता हूँ भाई, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, तो देखो मैं बताऊँ आपको, अपरमे प्लस अपरमे, तो आप एक लॉजिक बताइए मुझे, अपरमे प्लस अपरमे, तो अपरमे संख्या मैंने कहा रूट में होती है, √2, ठीक है, √5, इनका योग करो तो आएगा कितना, इनका योग आएगा इतना। तो आपने कहा भाई ये कैसी संख्या है, ये अपरमे है, ये यहाँ पे बात हो गई सही, क्या हो गई यहाँ पे सही होगी। आप कोई भी लोगे, कोई भी 2, 5 के अलावा कोई भी लोगे तो यही रिजल्ट आएगा। लेकिन आप एक चीज बताओ, अपरमे संख्या या परमे संख्या क्या हमेशा धनात्मक होती है? परमे या परमे हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है हमेशा। कमेंट करें जल्दी से, नहीं होती है, ऋणात्मक भी होती है। परमे संख्या भी ऋणात्मक होती है, अपरमे संख्या भी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो अगर मैंने कहा, मैंने √2 ले लिया और प्लस -√2 ले लिया, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस लग जाएगा, और माइनस ये 0, और 0 कैसी संख्या होती है, 0 कैसी संख्या होती है, परमे। क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट क्या लिखाया था, मैंने लिखाया सभी पूर्णांक जो है वो क्या होते हैं, परमे। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परमे। और पूर्णांक संख्या में क्या आता है, 0, क्योंकि 0 क्या होता है, उदासीन, न पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है।
जीरो ना पॉजिटिव होता है और ना निगेटिव, उदासीन होता है। तो अब ये बात बताओ समझ में आ गई कि ये क्यों गलत हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाई वीडियो को शेयर कर लें जल्दी से, आप भी अपना काम करते रहें, मैं अपना काम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को सरल करना है। देखो, जब भी कोई भी संख्या रूट में लिखी हो, कैसे लिखी हो, रूट में, तो आप क्या करें, उसका सबसे पहले फैक्टर करें। फैक्टर करने से क्या होगा, आपको आसानी होगी कि क्या इसको भाई 9 गुणे 2 ऐसे फैक्टर करें जो किसी का वर्ग मिल जाए। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2। ठीक है, तो ये किसका वर्ग है भाई, 3 का, तो यहाँ रूट 2 रह जाएगा। और ये किसका है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये। अब देखो यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, रूट 2 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 और -2, तो हो जाएगा आंसर 1 रूट 2। 1 रूट 2 का मतलब रूट 2। बहुत ही बच्चे किस्म के सवाल के तरीके से मैंने बता दिया, कोई भी स्टेप मैंने शॉर्ट नहीं किया, पूर्णतः बता दिया। देखो अभी जैसे हमने आपको इतनी थ्योरी समझाई थी, उस थ्योरी से एक क्वेश्चन और, कौन सा कथन गलत है ना, असत्य है। तो अभी मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, उस थ्योरी से आप कमेंट करें प्लीज, आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। इतना समय मैंने उस सवाल पे लिया है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ किस हद तक आपको समझ में आ गया है कि नहीं। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, सभी परमी संख्या वास्तविक है। तो मैंने चित्र क्या बनाया था, मैं थोड़ा स्पीड में देखो बनाता हूँ। प्राकृत, फिर क्या था, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक, सॉरी पूर्ण, पहले क्या आएगा, पूर्ण, पूर्णांक और परमे। ठीक है, अपरमे साइड में, ठीक है, और ये घर हो गया वास्तविक, ये है वास्तविक। अब क्या कहा, सभी परमे संख्या वास्तविक, तो वास्तविक के अंदर कौन है, परमे, तो ये बात सही है, क्या है, सही है ना। फिर कहा है सभी वास्तविक संख्या परमे संख्या होती है। पॉइंट को क्लियर करते हैं, सभी वास्तविक संख्या परमे है, कमरा घर के अंदर कि घर कमरे के अंदर, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना भाई। ये कह रहा है घर जो है वो कमरे के अंदर जा रहा है, तो ये बात हो गई गलत, जो कि यही है आंसर। ठीक है, अगला क्या है, सभी परमे संख्या वास्तविक संख्या है, ओ सॉरी अपरमे, सभी अपरमे, तो देखो अपरमे वास्तविक के अंदर है, बिल्कुल है, तो ये बात सही है। ठीक है, वास्तविक संख्या में दशमलव शामिल है, हाँ, ये चीज यहाँ पे नहीं समझाई, वास्तविक के अंदर दशमलव संख्या भी आती है। क्यों, क्योंकि परमे संख्या क्या होती है, सभी परमे संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या। ठीक है, परमे संख्या में दशमलव संख्या शामिल है, सभी नहीं है पर शामिल है ना। तो ये क्या है, पर दशमलव संख्या परमे और अपरमे के दोनों के पार्ट में है ना। तो ये इसका मतलब ये इसमें ही आते हैं। जैसे हम कहें आपसे 1.2, तो ये क्या परमे नहीं है भाई, हम क्या करेंगे 12/10, 12/10 क्या हो जाएगा 6/5, तो ये परमे है ना। तो दशमलव संख्या है, तो बिल्कुल ये सही बात है ना। तो ये भी सही है, ये बात गलत है, तो यही पूछा गया निम्न में से कौन सी बात गलत है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा शांत दशमलव देगा। तो मैंने जैसे आपको बताया था, शांत दशमलव कौन सी संख्या देगी, शांत दशमलव वो हो देगी जिसके बटे में क्या होना चाहिए, 2 की पावर होनी चाहिए। मैंने क्या बताया था, हर क्या होना चाहिए उसका, 2 की पावर है, या फिर 5 की पावर है, या फिर
2 की पावर m गुणे 5 की पावर m। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अगर हम यहाँ देखें, ये क्या लिखा है 4 गुणे 3, ठीक है। ये क्या लिखा है 2 की पावर 3, ये क्या लिखा है 2 गुणे 3, और ये 2 गुणे 3। तो आपको यहाँ पे 2 की पावर के रूप में एक की संख्या मिल रही, वो क्या मिल रही 5/8, ठीक है। 3, क्योंकि बटे में जो 3 होता है ना, 3 का दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं हो सकता। वो क्या देता है 0.3333 देगा आपको, है ना। तो आपको उम्मीद है ये पॉइंट याद रखेंगे आप। मैंने देखो आपको अभी समझाया था, जब वो क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन के साथ कुछ पॉइंट समझा रहा, उन्हीं पॉइंटों से सवाल हो रहे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु ए और बी 5,000 रुपये में खरीदी, ठीक है। मतलब 2 वस्तु 5,000 में खरीदी है, तो उसने ए को 20% लाभ और बी को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसने अपनी लागत पर 2% का लाभ, लागत पर 2% का लाभ हुआ है। ए की लागत मूल्य बताओ, ए की लागत मूल्य बताओ। तो आप समझेंगे इस क्वेश्चन को, जब कोई व्यक्ति 2 चीजें ले रहा है, ठीक है, और उन्हें अलग अलग बेच रहा है, एक को लाभ एक को हानि, और टोटल पर लाभ हानि आपको मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, यहां से इसको एलिगेशन से लगाते हैं। तो देखो 20% लाभ, कोई भी चीज 100% की होती है, अगर आप 20% लाभ तो कितने की देंगे 120% की, ठीक है। दूसरी को 10% हानि, तो आप कितने में दोगे 90% की, कितने की भाई 100% की चीज की 10 हानि में। टोटल पर भाई, टोटल भी वैल्यू तो 100% होगी, उसे क्या किया 2% लाभ, तो 102%। तो एलिगेसिस क्या कहता है, बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से, तो ये ए की बात है, ये बी की बात है। तो 120 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भाई 18, और ये घटाएंगे 102 में से 90, तो ये 12। ये 6 से घटेगा कितनी बार 3 बार, सॉरी 2 बार, और ये 6 से घटेगा कितनी बार 3 बार। देखो 2 और 3 5, इनका रेशियो कितना हुआ, ये रेशियो जो आएगा वो किसका आएगा, लागत का, लागत का रेशियो आया। बोला ये कितने हुए योग 5, और सवाल ने इसकी वैल्यू कितनी दी 5,000, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही 1,000, तो यहाँ क्या करेंगे 1,000 से गुणा। तो ए ने कितने की वस्तु खरीदी 2,000 की, और बी ने 3,000 की। पूछा क्या गया ए की लागत, तो ए की लागत क्या है, ए की लागत यहाँ से आ जाएगी भाई, क्वेश्चन कट रहा है वीडियो में मैंने देखा, तो ए की लागत यहाँ क्या आ जाएगी भाई, ए की लागत यहाँ से दे देंगे, रेशियो दिख रहा है 2:3, 2:3, तो 2 और 3 5, 5 की वैल्यू कितनी 5,000, 5 की वैल्यू 5,000, 1 की वैल्यू 1,000, तो 2 की वैल्यू 2,000। उम्मीद है आप ऑडियो द्वारा क्वेश्चन को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है 14 यहाँ से, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या आता है।
तो यहाँ पे देखो इसको सरल करना है। क्या करना है? सरल। तो मैंने बताया कोई भी संख्या रूट में लिखी है आप उसकी क्या करना, पहले फैक्टर, क्योंकि रूट के अंदर अगर वो छोटी होके कुछ कॉमन निकल आए, बाहर निकल आए, वो आसान है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, ये 2 का स्क्वायर है 4, तो ये बाहर आ जाएगा, ये √3। अब देखो √3 हो गया यहाँ से कॉमन, या फिर सीधा सीधा देखो ये √3 हो गया, तो यहाँ क्या लिखा 1, तो 2 और 1 3, तो आंसर क्या आएगा √3 × 3। तो ये आपका आंसर कहाँ लिखा है? आप बी ऑप्शन में आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो 15 क्वेश्चन है। एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक की जरूरत है। वह 24% अंक लेकर आया तथा वह 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पास होने के लिए आवश्यक अंक बताइए। तो एक चीज बताओ, हमें आवश्यक कितना है भाई? हमें आवश्यकता है 36% अंक की, ठीक है, और मिले कितने? 24। तो अगर हम देखें यहाँ कितने कम नंबर मिले हैं, तो यहाँ से मिले 12% का। कितना मिला? 12%। तो सवाल में दे कितना रहा? 18 अंक। इसका मतलब 12 वैल्यू किसकी है? यानी 12% की वैल्यू 18, यानी अगर उसे 12% और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 12% नंबर कितने हैं? 18। ठीक है, तो पास होने के लिए चाहिए कितने आपको? 36%। तो 12 में कितने से गुणा कर दें? 3 से। तो 3 से इधर भी कर दें, तो देखो ये 36% और ये नंबर कितने हो गए? 54। तो 54 पे ये हो जाएगा पास। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से बस क्वेश्चन में यही कहा था कि पास होने के लिए कितने की जरूरत है? 36% की, पर लेके कितने आया? 24%। ठीक है, और कितने से फेल हुआ? तो 18 अंक से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन, तो देखो जब ये रेशियो पूछा जाए XYZ और ये बराबर में दिए जाए, तो आप क्या करें? सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें। किसका? 4, 6, 9 का। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? तो इनका एलसीएम हो जाएगा 36। अब क्या करें? 36 से एक एक संख्या का भाग दें। अगर हम 36 में 4 से भाग देंगे क्या आएगा? 9, और 6 से भाग देंगे तो 6, और 9 से भाग देंगे तो 4। यही हो जाएगा आपका क्या? X अनुपात Y अनुपात Z। भाई ये 36 कहाँ से आया? तो इनका एलसीएम लिया इन संख्याओं का। ठीक है, इन संख्याओं का एलसीएम यानी लासा लेके 36 आया, और फिर 36 में इन्हीं संख्या से भाग देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? XYZ का रेशियो। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा A। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई हो। जिसको अगर कोई डाउट लगता है यहाँ से तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, दो संख्या दी गई है, उनका मध्य अनुपात पूछा गया है। तो दो संख्याओं का मध्य अनुपात क्या होता है? तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी होगी क्या होता है। B² = AC, है ना? तो B² = AC। ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं? P √ AC, है ना? तो हमें B की वैल्यू चाहिए, तो हम करेंगे √A 18 × 32। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो देखो हम क्या करेंगे भाई, हमने क्या कहा? रूट में कभी भी आप टेंशन इस चीज की ना ले कि आप अगर इसका गुणा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब ये देखो, इसको इससे तोड़ 32, देखो आप क्या लिख सकते हैं? 16 × 2। ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2। तो ये 0.2 और ये 0.2।
क्योंकि दशमलव था तो दशमलव लगा लिए। तो देखो आप 9 का वर्गमूल लेंगे क्या आएगा 3, 16 का लेंगे 4 और 0.2 का जोड़ा है तो 0.2, तो ये आ जाएगा कितना 4 की 12 दूनी 24, तो इसका मान आ जाएगा 2.4। किसी भाई को समझने में दिक्कत हो बताओ। यानी मध्य अनुपात, मैंने क्या कहा, मध्य अनुपात होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी हम बी की वैल्यू अगर चाहिए है तो हम कह सकते हैं अंडर रूट ए सी। बी का मान क्या होगा अंडर रूट ए सी, वैल्यू रखी, रूट में दशमलव में संख्या थी तो उसको दशमलव दिमाग से निकाल के पहले क्या कर ले गुणनखंड लिख ले, फिर क्या है दशमलव देखो कितने अंक है, तो किसी भी संख्या में उतने अंक का दशमलव आप लगा लेंगे, उसके बाद आप इसको कायदे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया इस तरीके से। ठीक है, तो ये आंसर आ गया यहाँ से आपका क्या 2.4। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से क्या ए और बी, बी सी सी डी, ए बी सी डी का रेशियो पूछा गया है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है और आते ही रहता है यार एग्जाम में, तो उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में आने का। तो देखते हैं ध्यान से, देखो इसको कुछ शॉर्ट तरीके से भी देख सकते हैं हम। क्या शॉर्ट तरीके, अच्छा लॉन्ग पहले बता देता हूँ फिर शॉर्ट देख लेता हूँ, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ नीचे सॉल्व कर दे रहा है इस क्वेश्चन को, तो ये क्या है देखो इसको 2:5 फिर दिया गया 4:7, ठीक है, फिर दिया गया सी यानी 9:7, ऐसे डिजाइन कर लेते हैं। तो ये खाली जगह ये तो जैसे आपने एक चीज अनुभव की होगी अपने पड़ोस में, खाली जगह होती है तो उसका आप क्या करने लगते हैं, इस्तेमाल करने लगते हैं, कुछ ना कुछ उपयोग में ले लेते हैं। तो यहाँ भी बस यही चीज़ दिमाग में रखनी है, खाली जगह को उपयोग में लेना है। ठीक है, तो भाई खाली जगह को उपयोग में लेना है तो ये यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5, यहाँ भी 5, भाई इसके बगल में खाली जगह है तो ये भी उपयोग में लेगा, इसके बगल में खाली जगह है तो ये भी उपयोग में लेगा, भाई जिसके बगल में वही तो उपयोग में लेगा। आप इनका गुणा कर लेंगे तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन लगाएगा ना तो फिर पेपर में होती है समस्या, क्योंकि टाइम कम पड़ेगा आपके पास, और टाइम कम पड़ेगा तो प्रेशर आएगा तो क्वेश्चन गलत होंगे, तो जिसके लिए हमें तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। कैसे, सोच के देखो। एक चीज़ आप मुझे बताएं, ध्यान से समझने वाली है, ए और बी का रेशियो कितना है 2:5। ठीक है, तो क्या कहीं भी ऐसा ऑप्शन दिखता है जो 2:5 के रेशियो में नहीं हो? देखो ध्यान से समझिए, 2:5 के रेशियो में 36 दूनी 72, 36 पंचे 180, 36 दूनी 72, तो ये 36 एकम 36, तो ये 2:5 नहीं है, और 36 पंचे ये 36 दूनी 72 और 36 पंचे नहीं है यहाँ, ये 1:2 है, तो 2 ऑप्शन आपके हो गए गलत। समझ में आया? ए अनुपात बी, आप ये देखो ए अनुपात बी क्या लिखा 2 और 5, तो आपने देखा 72 से ये कटेगा 2, ये 1:2 है, कितना है 1:2, जो कि गलत है। ठीक है, ये कितना है भाई 36 एकम 36, 36 1:5, हमें चाहिए 2:5, तो ये गलत है। अब इन दो में से आंसर हो सकते, तो इन दो में आप ये देखो कौन सी ऑप्शन में कहाँ अंतर है, तो मैंने देखा अंतर सी और डी में दे रखा है, तो मैंने देखा यहाँ क्या है 245 क्या है, और यहाँ 315, तो हम देखें अगर सी को, तो सी को देखें यहाँ पे क्या है 9, तो भाई 9 से कौन कटेगा, 5 और 4 9, 2 11, ये 9 से नहीं कटेगी, आंसर होगी बी वाली संख्या। ये जितना देर मेरे को बताने में लग रहा ना, करने में नहीं लगता है। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है तो आपको कायदे समझ में आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर नहीं आया आप वीडियो को एक बार फिर से देखें। देखो मैं आपको ये 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इस पार्ट का 2 बार रिवीजन करें, ये आप समझ लीजिए। केवल ये कुछ नॉर्मल जानकारी नहीं है, इसमें बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया है, ये आप विश्वास करिए और उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात मानेंगे। ठीक है,
तो देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्या है, यदि बोला यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, तो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले आप वस्तु को खरीदते हैं, फिर आप क्या करते हैं, बेचते हैं, और जब खरीदते और बेचने के दौरान क्या होगा, आपको कोई लाभ होता है। क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा, कोई लाभ होगा, है ना। और लाभ कह रहा है 20% है। लाभ कितना है, 20%। तो 20% को देखो भिन्न में आप क्या लिख सकते हैं, भिन्न में लिखोगे 1/5, 1/5। यानी अगर आपके 5 रुपए है तो एक का लाभ है, कितने का, 1 रुपए का लाभ है, क्योंकि वो कह रहा है लाभ है कितना, 20%। तो लाभ कितना है, 5। और किस पे, एसपी पर। तो एसपी कितना है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, 5। तो एसपी 5 है, 1 रुपए लाभ है, तो खरीदी कितने की आपने। जब एक चीज सोचो, आपने एक वस्तु 5 रुपए में बेची, कितने में, 5 की, ठीक है, और 1 रुपए लाभ है, तो इसका मतलब खरीदी कितने की, 4 रुपए की। तो 4 की चीज 5 में बेची, कितने की, 4 की चीज 5 में बेची, लाभ कितने का हुआ आपको, 1 का। कितने पर, 4 पर। 1/4 क्या होता है, 25%। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, आगे चलते हैं क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, 5 की पावर 70 और 7 की पावर 70 दिया गया है, और 74 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अगर हम ऐसे देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, ठीक है, की पावर 35, ठीक है। इसको लिख सकते 7 की पावर 2 की पावर 35, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 49। अब घास समान है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या, 35, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 74 की पावर 35, है ना। अब इसमें भाग देना है हमें कितने से, 74 से। तो शेषफल क्या आएगा, 0, क्योंकि 74 से 74 पूर्णतः विभाजित है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई हो। ये पूरा मैंने बेसिक से सॉल्व कर दिया है, तो आपको पूरा समझाने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, ठीक है, इसको 5 की पावर 2। अब इसमें हमें क्या करना था, इसमें मान लो हम यहाँ कोष्टक लगा ले रहे और हमें भाग देना है कितने से, 74 से, ठीक है। तो हमने पहले इसे सॉल्व करके लिख लिया। तो ये क्या हो गया, जोड़ा 74, 74 में भाग देंगे, यानी 74 कितनी बार लिखा है आपके पास, 35 बार। और जब 35 बार लिखा है तो आप जब सॉल्व करेंगे तो भाई 74 से 74 कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो शेषफल क्या बचा, 0, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आ गई होगी। अब आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको याद रखेंगे क्या, x प्लस a की पावर a, ठीक है, और इसमें भाग अगर हम दे रहे हैं x प्लस a से, और n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, तो आपका शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 0। ये बात अगर आप याद रखेंगे तो इससे क्या है, क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21, तो देखते हैं, यदि x को 23, 39, 32, 56 प्रत्येक से घटाया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में आती है, ठीक है। तो समानुपात में आती है, तो यहाँ से इसको अगर करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो 23, 39, 32, 56, इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 24, इसे घटाएंगे 16। तो ये रेशियो कट रहा है, काट लेंगे, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। 3 से यहाँ गुणा कर लें और 2 से यहाँ क्रॉस गुणा करते हैं, इधर और इधर, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 23 तिया 69,
माइनस 32 दूनी 64, इसे घटाएंगे क्या आया 5। और अनुपाती अंतर कितना है, अनुपाती अंतर है 1 से भाग देंगे तो ये 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, तो जो कि आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या है तो आप बताएं। यहाँ से एक बार फिर समझाता हूँ। यहाँ से क्या किया है, संख्या लिख ली, अंतर किया, इसका 16 इसका 24 है, 2:3 है, ठीक है, 2:3 में है, 3 का गुणा इधर, 2 का गुणा इधर। देखो मैंने गुणा यहाँ पहली संख्या में किया, आप दूसरे में भी कर सकते हैं, दूसरे में इधर करोगे तो दूसरे में इधर, तो दूसरे में गुणा करके आप वही चीज़ घटाएंगे, घटाने के बाद अनुपाती अंतर से भाग देंगे, ठीक है, क्रॉस गुणा करने के बाद घटा लेंगे जो संख्या मिलेगी और अनुपाती अंतर से भाग कर देंगे, तो इस तरीके से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कोई समस्या है तो आप बताएं। चलते हैं अगले सवाल पे। योग दिया है तो औसत निकाल लो। औसत से क्या होता है, औसत आपको बीच वाली संख्या बताती है। क्या बताती है, बीच वाली संख्या। तो आपको 6 संख्या बोलेंगे तो 1 2 3, अब ये खाली जगह जोड़ दो 1 2 3, क्योंकि ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। अब 450 है, औसत क्या होता है, 6 संख्या है तो 6 से भाग दे दो, 6 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 6 सत्ती वाले 6 पंचे 30 75, तो ये जो संख्या है वो भाई कितनी है 75। और छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इधर जाना है, तो ये पहले कितना होगा 74, तो ये 72, ये 70, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 70। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अगर हमें बड़ी निकालना है तो इधर 76 78 और 80, तो बड़ी कितनी हो जाएगी 80। तो समझ में आया मैंने क्या कहा। अगर आपको क्रमागत संख्या दी जा रही है, कोई भी हो, सम हो, विषम हो, प्राकृत हो, कैसी भी हो, अभाज्य को छोड़ के सीरीज है, आप क्या करेंगे, उसका योग का औसत निकालेंगे। योग का क्या निकालेंगे, औसत। औसत की क्या होती है, बीच वाली संख्या। जैसे आपको 6 दी तो 3 एक साइड 3 एक साइड लिख लेंगे, बीच में जगह छोड़ लेंगे तो वो बीच में लिख देंगे। अगर 5 दी गई तो बहुत अच्छी बात है, 2 एक साइड 2 एक साइड, तीसरी संख्या बीच में, तो जो आपकी औसत आएगी वो तीसरी संख्या आएगी। तीसरी संख्या से अगर वही पूछ रहा है, ठीक है, बड़ी पूछ रहा है तो क्या कर लो, फिर वही 4 जोड़ दो बड़ी, 4 घटा दो छोटी, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो जब मैंने 5 के लिए बताया, सबके लिए नहीं, मैं क्या कह रहा, जब 5 संख्या दी गई हूँ तब 4 घटा दो 4, नहीं तो आपको सब में ये लग जाए, ऐसा नहीं। तब ऐसे कर लो, जैसे मैंने कहा बीच वाली आपकी क्या भी 75, तो अब हमें जाना है तो ये 74 72 70, कितनी देर लगेगी आपको, हो जाएगा ना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई बात समझने में दिक्कत हो कमेंट करें, आप पूछें, ठीक है। आप ऊपर ही लिंक दी गई है, आप टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक, किसी भी तरीके से आप अपने डाउट को रख सकते हैं। फ़ोटो खींच के सवाल को डाल दो, कोई भी आपका डाउट है आप फ़ोटो खींचे और ग्रुप में डाल दें, जिससे कि उसमें पहले तो बच्चे बता देंगे, नहीं बताएंगे तो हम बताने के लिए तैयार हैं, आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 घंटियाँ हैं, बोला एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, इसके बाद भी क्रमशः 6 8 10 12 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। आप कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। देखो जब भी कोई भी चीज़ एक साथ की बात करें, घंटी एक साथ कब बजेंगी, लाइट एक साथ कब जलेंगी, कोई एक साथ की बात कर रहा है, इसका मतलब जो भी नंबर दिए गए हैं आपको उनका एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते समय एक चीज़ देखें, हमने एक चीज़ ध्यान से देखा, यहाँ क्या है 10 है, तो 10 से 132 नहीं कटेगा, 135 नहीं कटेगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ से। अब अगर ध्यान से देखें 60 जो है 8 से नहीं कटेगा, 8 से भाग दो 60 में जाएगा नहीं, हाँ ये 15 अट्ठे 120 कट जाएगा। तो हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ा, हमने ऑप्शन से क्वेश्चन को बना लिया। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। जहाँ शॉर्टकट लगेगा वहाँ शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, आप समझें, प्रयोग करें, क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा से बैक करके देखें, पर जरूर दिमाग में डालें, आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अगला सवाल है अपना 24 नंबर। तो ये दी गई है, इनमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी संख्या क्या, आप इन्हें लिखेंगे घात के रूप में, यानी 1/4, 4 की पावर 1/5 और 12 की पावर
10 और 1 की पावर तो भाई क्या कुछ भी नहीं है 1, तो बटे में क्या लिखा 4, 5 और 10, इनका लासा कितना होगा 20, तो 20 से गुणा कर लो इनमें, क्या कर लोगे 20 से गुणा, तो यहाँ भी 20 से कर लोगे 1 में, ठीक है। तो ये 4 से कटेगा 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 12 की पावर 2 और 1 की पावर कुछ भी करो, 3 की पावर 5 कितना होगा 243, 4 की पावर 4 कितना होगा 256, ठीक है, क्योंकि 4 की पावर 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 256 हो जाएगा 144, और इसके ऊपर कोई भी घात हो 1, तो यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 256, तो ये मान सबसे बड़ी वैल्यू, और सबसे बड़ी छोटी वैल्यू पूछता तो 1। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसे बहुत कायदे से समझ लें क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रहेगा आपके लिए। अगला पूछा है किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या होगा, किसका वर्गमूल एक परमेय संख्या क्या होगा, जिसका रूट सॉल्व हो जाए। इसका मतलब ये वर्गमूल कह रहा है, इनके ऊपर क्या लगा है, इनके ऊपर रूट लगा है, क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है ना, यही तो कहना चाह रहा है। तो जिसका रूट सॉल्व हो जाएगा वो परमेय संख्या, रूट सॉल्व नहीं होगा परमेय संख्या। तो आप कुछ पॉइंट याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे पॉइंट, तो कुछ पॉइंट याद रखेंगे, कोई पूर्ण वर्ग होने के पॉइंट क्या रहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉइंट काम आएंगे। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या नहीं होगा 2, 3, 7 और 8। आप किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग देखेंगे, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा पूर्ण वर्ग संख्या के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका पूर्ण वर्ग संख्या ये इकाई का अंक क्या दे रहा 8, यानी ये किसी से ये क्या है अपरमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, मैं बता रहा पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग है तब पॉइंट बता रहा हूँ ये, ठीक है। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, तो वो क्या है 1 से लेके 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक होने चाहिए। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा, बात समझो, मतलब जो संख्या दी गई है आपको वो क्या होनी चाहिए, यानी वो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग, जैसे कि मैं कहूँ आपसे 16 का क्या होता है 256, तो 256 के लास्ट 2 अंक क्या है 56, यानी 56 जो है इसमें होना चाहिए। जैसे मैं कहूँ 18, 324, तो 324 देखो 24 यहाँ लिखा है, अंतिम अंक 2 अंक क्या है 24। जैसे अब हम कहें 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, देखो 28 किसी का स्क्वायर है, किसी भी संख्या का स्क्वायर में 28 आता है लास्ट में, कमेंट करके आप बताएं जल्दी से, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर हम, ठीक है। अगला क्या रहेगा, शून्य, जो शून्य होंगे, शून्य हमेशा कैसे में रहेंगे जोड़ों में, शून्य की संख्या होगी जोड़ों में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या रहेगा यहाँ से, पूर्ण वर्ग, जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका सम डिजिट कितना होता है, देखो जो यहाँ पे सम डिजिट होता है पूर्ण वर्ग संख्या का 1, 4, 7, 9, ये क्या है होता है, लेकिन ये 100% बात सही नहीं है कि जिस संख्या का पूर्ण वर्ग ये हो जाए तो वो पूर्ण वर्ग हो। लेकिन यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि क्या क्या नहीं है यहाँ पे 2, 3, क्या नहीं है 2, 3, 5, 2, 3, 5, 8 और 0। यहाँ पे क्या मौजूद है भाई, हमारे पास डिजिट कितने होते हैं, और 6 और रह गया भाई, क्या 6। तो जिन संख्याओं का डिजिट सम अगर ये है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी संख्या के अंकों का योग किया और इनमें से कुछ भी आ रहा
तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग होने के लिए डिजिट सम ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक संख्या का डिजिट सम यही है तो वो पूर्ण वर्ग हो, इसीलिए नहीं वाली कंडीशन का उपयोग करेंगे आप। ठीक है, तो जैसे हम सिद्ध करते हैं इसको, जैसे मैंने इसका योग किया तो देखो 9 को छोड़ दिया करो, 9 हटाओ, 5 4 9 हटाओ 3, तो इसका डिजिट सम क्या क्या आया 3, 3 आया, तो ये किसी का वर्ग नहीं होगा। 9 हटाओ, 5 4 9 हटाओ, ये 8, तो ये किसी का वर्ग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा, आप सिद्ध करके देख लो, 5 और 4 9 हो गया, छोड़ दो, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10 का डिजिट सम क्या आएगा 1, 1 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आंसर यहाँ से क्या आएगा, आंसर आपका आएगा ये। तो यूपी टेट स्पेशल आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसी सीरीज अभी कल मैं डेली एक सीरीज आपके लिए लाऊंगा। बेस्ट क्वेश्चन मैं चाहूँगा आपका कंटेंट यहाँ से फंस सके फिर। ठीक है, यूपी टेट के लिए, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आप भी सपोर्ट करें। जय हिंद,